हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जनम। अपने क्या चल रही थी? अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, ये बुक चल रही थी। इसके अंतर्गत कौन सा चैप्टर चल रहा था? फोर्थ चैप्टर चल रहा था। क्या था? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। उसके अंतर्गत अपन ने बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए थे। कौन कौन से टॉपिक देख लिए, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक कौन सा देखा? प्रस्तावना या परिचय देखा। उसके बाद आंकड़ों का पाठ्य विषय प्रस्तुतिकरण देखा। फिर आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण देखा और आंकड़ों का सारणी तथा सारणी के अंग, यहां तक देख लिया अपन ने। अब क्या बाकी है? आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण, जिसको आज खत्म करेंगे अपन। सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना में अपन ने क्या देखा कि जो आंकड़े हैं अपने, पहले अपन को अपरिष्कृत आंकड़े प्राप्त हुए थे थर्ड चैप्टर में, उनको फिर अपन ने व्यवस्थित किया था थोड़ा बहुत, तो उसको कैसे करना है, अब आगे किस तरीके से जाना है उसमें देखा था अपन ने। फिर इसके भी 3 टाइप बताए गए थे। एक तो विषय, पाठ्य विषय प्रस्तुतिकरण, पहले उसको देख लेते। एक एक टॉपिक को वापस से मैं समझा देती हूँ तुम लोगों को। क्या है प्रस्तावना? प्रस्तावना के अंतर्गत देखो कितने थे टॉप टाइप: पाठ्य विषय या वर्णात्मक प्रस्तुतिकरण, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, आरेखीय प्रस्तुतिकरण। पाठ्य विषय में प्रस्तुतिकरण में क्या था? मतलब नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया, जैसे इतने बच्चे थे, इतने बच्चे आए, इतने बच्चे नहीं आए, इतने बच्चे यहाँ घूमने पिकनिक जा रहे हैं, टोटल स्कूल में इतने बच्चे हैं, इसमें से इतने बच्चे आए, इतने बच्चे नहीं आए, ये बता दिया, खत्म बात। फिर है सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी सारणी बनाई जाती है, किस तरीके से अपन ने कितनी सारणियां बनाई हुई थी, इस टाइप की सारणी बनाई जाएगी, फिर उस सारणी को बना के बताएंगे। फिर उसके बाद है आरेखीय प्रस्तुतिकरण। आरेखीय प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत क्या होता है? इस तरीके से पूरा आरेख बनाया जाता है, ग्राफ बनाए जाते हैं। तो वो कौन सा था? आरेखीय प्रस्तुतिकरण। इसको अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, ये दोनों टॉपिक्स हो चुके अपने। तो इसका आंकड़ों का पाठ्य विषय प्रस्तुतिकरण का एक एग्जांपल देख लेते हैं। बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजलों की कीमतों की वृद्धि के अवरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 17 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद और 9 विद्यालय खुले पाए गए। मतलब टोटल कितने विद्यालय हैं? यहाँ पर 11 विद्यालय हैं, जिसमें 9 बंद, 9 खुले हैं और 2 बंद है। तो यही एग्जाम्पल इनके, और कुछ नहीं है। अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि ये कौन सा है, पाठ्य विषय संबंधित है। ठीक है, अब जो है तुम्हारा क्या है? आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत क्या है? आंकड़ों को किस तरीके से सारणी, इस तरीके से सारणी बना के किस तरीके से प्रस्तुत करना, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? पंक्तियां कहते हैं, मतलब क्षैतिज, और इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर, यानी स्तंभ कहा जाता है। तो ये इसमें पुरुष, स्त्री, लिंग, ये सब किस तरीके से बांटेंगे, ये सब अलग अलग करके बताया गया। फिर उसमें सारणी में भी अलग अलग टाइप होते हैं। कितने टाइप है? गुणात्मक, मात्रात्मक, कालिक और स्थायिक। इसमें क्या? सामाजिक, भौतिक, राष्ट्रीयता इत्यादि के बारे में बताया गया, तो वो गुणात्मक। मात्रात्मक में क्या होता है? मात्रा मतलब संख्याओं के बारे में बताया जाता है। कालिक में समय के आधार पर, स्थानिक में स्थान के आधार पर। ये कौन सा है? ये गुणात्मक है। गुणात्मक में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल ही और कुछ नहीं। ठीक है, यहां पर देखो कौन सा? ये मात्रात्मक है। ये कौन सा? मात्रात्मक में इसमें देखो 20 से कौन सा है? बिहार में एक चुनावी अध्ययन हेतु 542 उत्तरदाताओं का आयु के अनुसार वितरण। किसके अनुसार है? आयु के अनुसार है। 20 से 10 वर्ष के बीच में कितने? 3। 30 से 40 के बीच 61, 40 से 50 के बीच 132, 50 से 60 के बीच 153, 60 से 70 के बीच में 140, 70 से 80 के बीच में 51 और 80 से 90 के बीच में 2। तो ये सारे बताए गए कितने कहाँ पे है। फिर उनका प्रतिशत निकाला गया कि कितने 552 में से 542 में से इसमें कितने हैं? पहले वाले में ग्रुप में 55%, 0.55%। 40 से 50 वाले में कितने हैं? 30 से 40 वाले में कितने हैं? 11.25%। फिर कितने हैं? 24.35%, 28.24%, 25.83%, 9.41%, 0.37%। तो टोटल 100% हो गया। ये देखा। फिर है जो आंकड़े हैं कालिक, समय के आधार पर कैसे? जैसे देखो 1995, 96, 97, 98, 99 और 2000। उसके आधार पर अपन ने क्या बिक्री कितनी हुई, कितनी प्राप्त हुई, कितनी की, ये सब। अब अगला क्या? स्थानिक। स्थानिक में मतलब अपन जो देशों से निर्यात कर रहे हैं या फिर जनसंख्या है, कुछ भी बता देंगे। जैसे यहाँ पर यूएसए की जनसंख्या, निर्यात में भागीदारी 12.5, जर्मनी में 2.4, अन्य यूरोपीय संघ के देश के साथ 10.9 और यूके के साथ
3.1, जापान के साथ 2.2, रूस के साथ 0.7, चीन के साथ 4.7, पश्चिमी एशिया के साथ कितनी 15.3, शेष एशिया के साथ 29.4 और अन्य के साथ 18.8। तो ये पता चल गया अपन को, ये देख लिया था अपन ने। उसके बाद अपन ने क्या देखा, आंकड़ों का सारणीकरण तथा सारणी के अंग, मतलब सारणी के कौन कौन से अंग होते हैं, उनको कैसे प्रस्तुत करना है। तो अपन ने ये एग्जांपल देखा था। इसमें सबसे पहले क्या बताया था, एक सारणी की संख्या होनी चाहिए। सबसे पहला यही है सारणी की संख्या। सारणी की संख्या क्या, सारणी की संख्या लिख के या फिर उस टॉपिक के बारे में बताओ। फिर है शीर्षक, उसका शीर्षक क्या है, मेन शीर्षक बारे में लिखना है। ये शीर्षक है। शीर्षक क्या है, लिंग एवं अवस्थिति के अनुसार श्रमिकों एवं गैर श्रमिकों के आधार पर भारत की जनसंख्या। उसके बाद क्या है, उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक। स्तंभ शीर्षक का मतलब क्या, इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे जो भी होगा वो स्तंभ शीर्षक या उपशीर्षक होगा। उसके बाद क्या है, सारणी का मुख्य भाग, सॉरी अवशीर्षक या पंक्ति शीर्षक। अवशीर्षक या पंक्ति शीर्षक का मतलब क्या है, ये वाले जो शीर्षक है, अवस्थिति, लिंग, शैक्षणिक, श्रमिक, मुख्य, आंशिक, योग और गैर श्रमिक और योग, ये। फिर है सारणी का मुख्य भाग। सारणी का जो मुख्य भाग है वो क्या है, वो पता होना चाहिए तुम लोगों को। फिर है माप की इकाइयां। माप की इकाइयां क्या है, 17, 9, 23, 7, 1, 8, 24, 7, 31, ये सब माप की इकाइयां। ये जो लिखा गई है वो इकाई है। उसके बाद क्या है, स्त्रोत। ये किस स्त्रोत से लिए, मतलब स्त्रोत का मतलब है किस जगह से लिए गए, वो बताना है। कहां से लिए गए, भारत की जनसंख्या 2001 से लिए गए। उसके बाद क्या है, टिप्पणी, कि ये जो की गई है उसको टिप्पणी लिखनी भी जरूरी है। पाठ टिप्पणी, संख्याओं को निकटतम करोड़ों में पूर्णांकित किया गया। करोड़ों में मतलब ये जो है ये सिर्फ इतने लिखे हो, इसके पीछे करोड़ करोड़ भी लिखने, जो अपन ने लिखे नहीं है तो इसको क्या है, करोड़ में लिखना है। तो इसलिए अपन को अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, करोड़ लिख दिया। तो यहाँ तक मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। ये सारणी पूरी से एक बार वापस से बता दी है। अगर इस टाइप का एग्जाम्पल आ जाए तो तुम लोग लिख देना, ज्यादा अच्छा होगा, कोई तुम्हारे नंबर नहीं काट सकता उसके बाद। अब क्या है अपना लास्ट टॉपिक है ये, आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण। आरेखीय प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत भी अलग अलग है। सबसे पहला देखेंगे अपन, सबसे पहला पॉइंट, आंकड़ों को प्रस्तुत करने की यह तीसरी विधि है। कौन सी विधि है, तीसरी विधि है। सबसे पहली कौन सी थी, पाठ्यक्रम वाली थी। दूसरी कौन सी थी, सारणी, और तीसरी कौन सी है, आरेखीय प्रस्तुतिकरण, मतलब आरेख बनाकर। सबसे पहले बताया था मैंने प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत बताया था तुम लोगों को, पता है। ये देखो कौन सी है, पाठ्य विषय, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण और आरेखीय प्रस्तुतिकरण। तो अपना कौन सा, ये तीसरी विधि है। यह विधि सारणीकृत या पाठ्य विषय प्रस्तुतिकरण की तुलना में आंकड़ों के आधार पर वस्तु स्थिति को जल्दी समझने में सबसे अधिक सहायक होती है। क्या बोल रहा है ये, जिस तरीके से सारणी बनाते हैं तो अपन को सारणी की एक एक डिटेल पढ़नी पड़ती है, बट ये जो तरीका है इससे अपन क्या करते हैं, जो चित्र बनाते हैं, चित्र बनाने से ही अपन को पता चल जाता है कि ये विषय वस्तु कितनी अधिक है कितनी कम है, ज्यादा जल्दी समझ में आ जाता है। एक एग्जाम्पल बताऊं मैं तुम लोगों को, जैसे तुम लोग देखो अपन ने क्या किया, एक चित्र मतलब ये ग्राफ बना दिया, ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बन गया। अब मैंने यहां पर लिखा 40, 60, 70, सॉरी 30 का गैप है ना, 90। उसके बाद 90 के बाद मैंने यहाँ पे 95 लिखा, गैप नहीं रहता है यहां पर, गैप तो यहां पर रहता है 72, और उसके बाद लिखा 15, ठीक है। और मैं यहां पर लिख रही हूं 50-50 का गैप कर रही हूँ, 50, 100, 150, 620, 200, 20, 250, 300, मैंने ये लिख दिया। ये ग्राफ तुम्हें पता हो तो आहना, तुम्हारा जो एग्जाम था हाफ ईयरली का 11th क्लास वालों के, उसमें ऐसा ही था कि एक आरेख बनाना था जिसमें यहाँ पर शायद कुछ लिख रखा था, मतलब ग्रुप में लिख रखे थे 0 से 10, 10 से 20, ऐसे ही कुछ था। तो वो ये वाली जो लाइन थी वो यहाँ पर आती, और जो नंबर लिख रखे थे नीचे वाली लाइन में वो यहाँ पर आते। तो मैंने बोला 30 वाले बच्चे हैं, पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, जिसमें से कोई 30 नंबर लाया, कोई 60 नंबर लाया, कोई 90 नंबर लाया, कोई 95 लाया, कोई 72 लाया और कोई 15 नंबर लाया। तो मैंने बोला 30 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे। कितने हैं, 100 बच्चे हैं। तो मैंने ये ग्राफ यहां तक बना दिया। फिर मैंने बोला दूसरा 60 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं, 200 बच्चे।
कितने बच्चे हैं 200, तो मैंने यहां तक ग्राफ बनाया। उसके बाद मैंने बताया कि 90 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं, सिर्फ 50 बच्चे। कितने बच्चे हैं 50 पूरे स्कूल में। उसके बाद 95 लाने वाले कितने हैं 25 है, इससे भी कम। और 72 नंबर लाने वाले कितने हैं 50 से ऊपर थोड़े, मतलब 70 मान लो। और 15 नंबर लाने वाले बच्चे 250 है। अब मैंने सीधा पूछा 15 नंबर बच्चे लाने वाले कितने, मेरे को वो सारणी पूरी देखनी पड़ती, बट अब यहाँ पे देखो सीधा चित्र देख लिया मैंने 250। मैंने पूछा 72 नंबर लाने वाले कितने हैं 100 से 70। उसके बाद 95 नंबर लाने वाले कितने हैं 25। और 90 नंबर लाने वाले कितने हैं 50। और 60 नंबर लाने वाले हैं 200। और 30 नंबर लाने वाले कितने हैं 100। मैंने ग्राफ देखते ही पता चल गया कैसे, ये ग्राफ की मदद से। तो ये यूं बोल रहा है कि जो है अपन को सूचनाओं की जरूरत नहीं होती, अपन सीधा यहां से देख सकते हैं और सीधे आंसर निकाल सकते हैं इसमें, ये यही बोल रहा है। फिर है आंकड़ों के आरेखीय प्रस्तुतिकरण से संख्याओं में निहित अमूर्तता कम हो जाती है और वे अधिक मूर्त एवं आसानी से समझने योग्य हो जाते हैं। मतलब ये यूं बोल रहा है कि ये जो आंकड़े हैं अपन जब किसमें प्रस्तुत करते हैं, इस तरीके से ग्राफ बनाकर प्रस्तुत करते हैं, जैसे मैंने अभी ग्राफ बताया तुम लोगों को, वैसे ग्राफ बना के प्रस्तुत करेंगे तो वो क्या होंगे, समझने में इजी हो जाएंगे। उन संख्याओं का पढ़ना याद रखना बहुत ज्यादा हार्ड बन जाता है। बट अपन उसी ग्राफ को देखते हैं तो एक बार अपन को जो चित्र बने होते हैं, चित्र अपने दिमाग में जल्दी बैठ जाते हैं, तो उस वजह से तो ये स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, ठीक है। साथ में फर्स्ट पॉइंट यहां से लेके यहां तक, सेकंड पॉइंट यहां से यहां तक, थर्ड पॉइंट यहां से लेके यहां तक। अगला क्या बोल रहा है, सारणी में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की अपेक्षा आरेखीय प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों की शुद्धता परिशुद्धता थोड़ी कम हो जा सकती है, किंतु ये सारणी की तुलना में अधिक प्रभावित होते हैं। मतलब ये बोल रहा है जब सारणी में प्रस्तुत होते हैं आंकड़े तो उनकी जितनी शुद्धता होती है उतने यहाँ पर जब आरेख बनाया जाता है उसमें शुद्धता कम हो जाती है, बट वो समझने में ज्यादा योग्य होते हैं, इसलिए वो अधिक प्रभावित होते हैं। कौन से, जो अपन ने ये ग्राफ बनाया, अपन को कैसे ऐसे सारणी बना के बता दिया। सारणी कहाँ थी, यहाँ पर सारणी थी ना, ये सारणी, इसमें जो आंकड़े हैं वो शुद्ध होते हैं। बट अपन जब इसको समझने में अपन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, समझने में प्रॉब्लम तो होगी, इसको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। बट यहीं पे मेरे को ये वाला ग्राफ है, आगे देखो ये ग्राफ आ गया, इस ग्राफ को मैं देखते ही याद कर लूंगी, ये इतना ही, ये इतना, 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 ठीक है। बट ये क्या है, थोड़ा अशुद्ध, मतलब इसमें कुछ अशुद्धि रह जाती है, बट ये एकदम करेक्ट है। इसको प्रभावी तौर पे अच्छे से अपन समझ सकते हैं इसको, ये बोल रहा है। फिर है सामान्यतः कई प्रकार के आरेखों का प्रयोग होता है, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार है। बहुत सारे आरेखों का यूज होता है, जिसमें से कुछ है ज्यामितीय आरेख, बारंबारता आरेख, अंक गणितीय और रेखीय आरेख। इसको कैसे पढ़ेंगे हम आगे देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये टॉपिक अभी यहाँ पर इतना खत्म हो रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और उसके बाद ये 3। अब सबसे पहले क्या है यहाँ पर, ज्यामिति आरेख। ज्यामिति आरेख क्या बोल रहा है, दंड आरेख तथा वृत्त आरेख ज्यामितीय आरेख की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से, दंड आरेख एक तो, और वृत्त आरेख। दंड को क्या बोलते हैं, बार डायग्राम, और वृत्त को क्या बोलते हैं, वृत्त जो डायग्राम है उसको क्या बोलेंगे, दंड आरेख को बोलते हैं बार डायग्राम, और वृत्त आरेख को क्या बोलते हैं, पीक डायग्राम। आरेख की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। फिर दंड आरेख 3 प्रकार के होते हैं। दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। दंड आरेख अगर तुम लोगों को पूछ ले तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सरल दंड आरेख, बहुदंड आरेख और घटक दंड आरेख। इसमें क्या है, एक तो सरल दंड है, फिर है बहुदंड, और थर्ड है घटक दंड। में दंड आरेख बार डायग्राम, इसमें सबसे पहला क्या है, सरल दंड आरेख। सरल दंड आरेख के अंतर्गत समान अंतराल तथा समान विस्तार वाले आयताकार दंडों का एक समूह प्रत्येक श्रेणी वर्ग के अंकों को दर्शाता है। दंड की ऊंचाई या लंबाई आंकड़ों के परिणाम को प्रकट करती है। ये क्या बोल रहा है, इसमें जो अंतराल होता है वो क्या होता है, समान होता है। अंतराल समान का मतलब क्या हो गया, जैसा अपन देखते हैं 10 से 20, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, मतलब ये जो वर्ग अंतराल है वो समान होगा। और इसमें क्या बोल रहा है, फिर जो दंड की ऊंचाई लंबाई के परिणाम को प्रकट करती है, जो क्या करेगी, ऊंचाई लंबाई को प्रकट करेगी। दंड का
निचला छोर आधार रेखा को और इसी प्रकार स्पष्ट करता है कि दंड की ऊंचाई 0 इकाई से शुरू होती है। क्या बोल रहा है, जैसे अभी ये अपन ग्राफ देखते हैं, इसके आगे वाला जो ग्राफ है ये वाला, ये मैंने ग्राफ दिया, ये ग्राफ मैंने पूरा का पूरा बना दिया। अब इसमें नीचे वाले ये जो संख्या है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर ग्राफ बनाया था, यहाँ पर जो ग्राफ बनाया मैंने वो यहाँ से कहाँ से 0 से चालू हुआ, 0 से ही चालू हुआ, 0 से ऊपर गया और ये ग्राफ इस तरीके से पास में बन गया। बट ये वाले जो ग्राफ होंगे, जो सरल वाले होंगे, वो क्या करेंगे, डिफरेंस, मतलब एक एक जने का स्पेस छोड़ेंगे। चालू तो यहीं से होगी, ये भी 0 से, फिर यहां से अगर तुम 10 का गैप ले रहे हो 10 का, 20 का ले रहे हो तो 20, ये समान गैप कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। यूं नहीं के ऊपर नीचे चलते रहो, कोई मतलब नहीं है फिर उसका। 50। फिर यहां पर मैंने लिखा यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। फिर मैंने यहां पर लिखा समान होना चाहिए, तो ये बन गया यहां से यहां तक। अब इसमें क्या है, गैप होना चाहिए, ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा गैप रख रही हूँ। मैंने अभी यहाँ पर गैप नहीं रखा है 30 तक, तो ऐसे। फिर यहाँ पर वापस से गैप 30 तक इक्वल है, फिर यहाँ पर 40 तक आ गया, फिर यहाँ पर कितने तक आ गया, 50 तक, तो ये ऐसे बन गया। तो मतलब यहाँ पर गैप भी होना चाहिए। अब यहाँ पर यहाँ की जनसंख्या के बारे में गिनेंगे, यहाँ की जनसंख्या क्या सबसे ज्यादा सबसे कम फर्स्ट नंबर वाले की है, तो अपन को ये पता चल जाएगा। तो ये इस तरीके से ग्राफ बनाकर पूरा प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्या है, शुरू होती है, मैंने बता दिया 0 इक्का से कैसे शुरू होती है, यहां से मतलब 0 लेवल से शुरू होती है, उसको 0 बोलते हैं। अगला है दंड आरेख। दंड आरेख के दंडों की अपेक्षा ऊंचाई को देखकर आंकड़ों को अपेक्षाकृत आसानी से समझाया जा सकता है। इसके लिए आंकड़े बारंबारता वाले या गैर बारंबारता वाले दोनों प्रकार के हो सकते हैं। या तो बारंबारता वाले हो, इस तरीके से बारंबारता कैसे होती है मैंने तुम लोगों को बताया था कैसे बनती है। अपन ने इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें बारंबारता कैसे बनती है वो सीखी थी। तो वो वाली बारंबारता से भी रिलेटेड हो सकते हैं और ऐसी नॉर्मल संख्या भी देके रखी होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स वही का वही हो, ठीक है। फिर है गैर बारंबारता वाले आंकड़ों में किसी खास विशिष्टता जैसे उत्पादन, फसल, जनसंख्या आदि को भिन्न समयों या विभिन्न राज्यों के आधार पर लिया जाता है और ये विशिष्टताओं के मूल्यों के अनुरूपतर दंड को आरेख की ऊंचाई के रूप में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, ऊंचाई के रूप में रखा जाता है समस्याओं के लिए, ठीक है। विशिष्टता को मापा हुआ मान प्रत्येक मान की पहचान को बताता है। यह कौन सा है, 4.1 दंड आरेख का उदाहरण है। 4.1 कहाँ है, अपन ने फर्स्ट में पढ़ा था, एक सवाल पढ़ा था 4.1। ये जो है उसका कहाँ एग्जाम्पल कहाँ देके रखा है, ये यहाँ पर देके रखा है। कितने ज्यादा है, नॉन वर्कर कितने हैं 62, जो वर्कर है मेल वर्कर है वो कितने हैं 31, और वुमन वाले हैं वो कितने हैं 9। यहाँ पर लिख रखे हैं तो अपन को उससे पता चला, यहाँ पर लिख रखे हैं। ये पूरी सारणी है, सारणी के हिसाब से बनाया है उसको, ठीक है। विभिन्न प्रकार के एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट, सेकंड यहां से यहां तक, थर्ड यहां से यहां तक, फोर्थ यहां से यहां तक, फिफ्थ लास्ट। अगला, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आरेख प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता हो सकती है। क्या बोल रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के आरेखीय प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो है विभिन्न प्रकार के आंकड़े दिए हुए तो विभिन्न अलग अलग बनाया तो प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता होती है। दंड आरेख बारंबारता एवं गैर बारंबारता दोनों प्रकार के चरों एवं गुणों के लिए प्रयुक्त होते हैं। या तो चर जैसे अभी अपन ने बनाई सारणी उसकी तरफ भी हो सकता है, और बारंबारता जैसे बारंबारता अपन ने कहाँ बनाई थी, थर्ड चैप्टर में पढ़ाई थी। तो एक बार खुद देख लेना ताकि तुम लोगों को पता चले कि बारंबारता कैसे बनती है। मैं बार बार नहीं बताने वाली। अपने ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं एक पूरी क्लास लूंगी जिसमें ये सारा एक्सप्लेन करूंगी चारों चैप्टरों का, ठीक है। विरक्त चर जैसे परिवार के आकार, पासे पर बिंदु, परीक्षा में प्राप्त ग्रेड आदि, और लिंग, धर्म, जाति इत्यादि गुण दंड आरेख के द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। क्या बोल रहा है, जैसे अभी यहाँ पर अपन ने 4.1 सारणी में देखा था, उसमें क्या था, महिला जो काम कर रही है, पुरुष जो काम कर रहे हैं उनके बारे में बताया गया था, अन्य जो काम नहीं कर रहे उन सब के बारे में बताया गया, वर्किंग गैर वर्किंग वो।
तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जाति, धर्म, देश, महिला, मतलब लिंग, सबके बारे में बता सकता है। दंड आरेख गैर बारंबारता आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए अधिक सुविधाजनक है, जैसे कई वर्षों के लिए आय, व्यय, लेखा, आयात निर्यात आदि। ये क्या है, किसके लिए है, गैर बारंबारता। गैर बारंबारता के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। बारंबारता के लिए तो उपयोगी है ही है, गैर बारंबारता के लिए भी उपयोगी। आयात निर्यात जैसे अपन को देखते ही पता चल जाएगा किस वर्ष ज्यादा हुआ, इसको किस वर्ष कम हुआ, इस वर्ष कहाँ जब मतलब इक्वल था, न ज्यादा न कम, तो वो अपन को सब पता चल जाएगा अथवा दंड देखेंगे तभी। जिस वर्ग का दंड अधिक लंबा होता है, जैसे केरल में साक्षरता, वह किस दूसरे वर्ग पश्चिम बंगाल की साक्षरता की अपेक्षा विशेष की अधिक माप दिखता है, दिखाता है। ये क्या बोल रहा है, केरल की। यहाँ पे देखो केरल कहीं लिख रखा होगा, ये रहा केरल का क्या है, सबसे ऊपर है, मतलब 98 है। देखते ही पता चल गया सबसे ज्यादा। और यहाँ पर सबसे कम पूछे तो सबसे कम एक का ये रहा, इसका बिहार का सबसे कम है, दिखा तो मेरे को ऐसे ही पता चल गया। दंडों का प्रयोग, जिन्हें स्तंभ भी कहते हैं, सामान्यतः काल श्रेणी व आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में किया जाता है। किस में किया जाता है, काल श्रेणी मतलब समय के लिए किया जाता है और प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। अगला क्या है, दंड आरेख के कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि बहुदंड आरेख और घटक दंड आरेख, इसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं। अब ये जो है अपने ये सारणी ध्यान रखना, ये सारणी आ गई, तुम्हारे हिसाब से भी बना सकते हो, ठीक है। सारणी, भारत के प्रमुख राज्यों में साक्षरता, तो ये साक्षरता लिखी हुई, आंध्र प्रदेश में कितनी पुरुषों की, कितनी स्त्री की, कितनी पुरुष की, कितनी स्त्री की, कितनी 2001 और 2011 दोनों के हिसाब से लिख रखी है। फिर इसको बनाया गया असम में, बिहार में, झारखंड में, गुजरात में, हरियाणा में, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब बनाए गए। एक तरफ क्या रखा है, यहाँ पर जो भी दंड आरेख है उसमें एक तरफ सारी क्या रखी है, साक्षरता दर प्रतिशत रखा है, और यहाँ पर सारे गांवों के नाम लिख रखे। फिर यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 पूरा का पूरा बना दिया। और फिर जहां जितनी थी टोटल साक्षरता थी उतनी की उतनी लिख दी इन्होंने। कितनी लिखी है, टोटल थी तो टोटल लिखी है आगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आरेख प्रस्तुत किया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मेरे को एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि बहुत सारे दंड है तो तुम लोगों को एक साथ समझ में नहीं आएगा, इसलिए अपन थोड़ा जो बाकी है वो कल करेंगे। ओके बाय।